गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम एक संख्या लिखते हैं और उसके ऊपर विचार करते हैं। मान लीजिए एक संख्या हम ले लेते हैं, कोई भी संख्या 8 ले लेते हैं। ये सिंपल दिख रहा है 8, लेकिन इनके साथ बहुत कुछ चीज छिपी हुई है। आज पहले हमको उसी के बारे में जानकारी लेनी है। तो सबसे पहला क्या छिपा हुआ है कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में सबसे पहले इसके आगे में कोई चिन्ह तो दिया हुआ है नहीं। तो इसके आगे में कोई चिन्ह दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब इसके आगे में प्लस छिपा हुआ है। तो पॉइंट नंबर 1, किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं रहता है, कोई चिन्ह नहीं हो तो इसका अर्थ हुआ किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है, नहीं हो तो इसका अर्थ होता है कि उसके आगे प्लस यानी कि धनात्मक प्लस चिन्ह छिपा हुआ है, प्लस चिन्ह छिपा हुआ है। यानी वह संख्या धनात्मक में है, यानी वह संख्या धनात्मक पूर्णांक है, यानी वह संख्या धनात्मक है, यानी वह संख्या धनात्मक है। तो माइनस जब भी हमको लिखना होगा तो साथ में रहेगा, माइनस को हम छिपा नहीं सकते हैं। लेकिन यदि छिपा हुआ है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो प्लस में ऑलरेडी है। कोई चिन्ह नहीं हो, इसका मतलब वो प्लस में है। माइनस में रहेगा तो माइनस यहां दिखेगा ही दिखेगा। पॉइंट नंबर 1। अब दूसरा पॉइंट नंबर हम देखेंगे कि कोई भी संख्या है, इसके इकाई के बाद में, जैसे ये इकाई हुआ, ये दहाई हुआ, ये सैकड़ा है, ये हजार है, तो इकाई के बाद हम दशमलव दे सकते हैं। यहां पे दशमलव भी छिपा हुआ रहता है, दिखता नहीं है हमको लेकिन छिपा हुआ है। इकाई के बाद आप दशमलव दे सकते हैं, ये छिपा हुआ रहता है। तो पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे कि किसी भी संख्या के इकाई के दाहिने दशमलव छिपा हुआ रहता है, दशमलव छिपा हुआ रहता है। बात को समझिए कि कोई संख्या, मान लीजिए 8 ही संख्या है, आगे प्लस छिपा हो तो हम बता दिए हैं। इसके ये मान लो अकेले तो इकाई ही हुआ, या मान लो 2 अंक की 18 है, तो आप यहां पर दशमलव दे देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये संख्या 18 का 18 ही है। आप लोग दुकान जाते होंगे, बिस्किट खरीदते होंगे, तो उस पर लिखा रहता है, बहुत जगह देखे होंगे ध्यान से, ऐसे लिखा रहता है 5 रुपये। दूसरे जगह देखिएगा, किसी दूसरे बिस्किट पे या पैकेट पे लिखा रहता है 5.00 रुपये। ये लिखा हुआ रहे या ये लिखा हुआ रहे, दोनों ही स्थिति में हम दुकानदार को 5 रुपए ही देते हैं। यानी दशमलव से ठीक पहले पूरा संख्या होता है। यहां भी आप देख रहे हैं दशमलव दिया हुआ है, इसके पहले 5 लिखा हुआ तो 5 ही देते हैं। तो कहने का यह अर्थ है कि किसी भी संख्या के इकाई के दाहिने बगल में दशमलव छिपा हुआ रहता है। वो आपको जब हम दशमलव पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे कि कब हमको दशमलव दे देना है, कब हमको दशमलव हटा लेना है। तो जब हम दशमलव का योग, गुणन, व्यवकलन और विभाजन पे आएंगे तो दशमलव के योग, व्यवकलन यानी अंतर, गुणन, विभाजन के समय हम आपको बताएंगे कि यहां पर दशमलव देने की आवश्यकता पड़ गई है और यहां पे देने की आवश्यकता अब नहीं है। जैसे हम बताएंगे कि कब
किसी संख्या के आगे में प्लस देना है और कब नहीं देना है छिपा हुआ रहता है। उसी तरीका से हम दशमलव के बारे में भी तब बताएंगे, अच्छे से बताएंगे कि बाबू यहाँ पर दशमलव दे दो। ऐसे भी हम जो बताए कि किसी भी संख्या के इकाई के दाहिने दशमलव छिपा हुआ रहता है, तो इकाई के ठीक दाहिने साइड में दशमलव आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दशमलव छिपा हुआ रहता है, ठीक जिस तरीका से किसी संख्या में कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस छिपा हुआ है। दो चीज स्पष्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, आज संख्या 8 थी, तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि किसी भी संख्या में घात यानी कि पावर, किसी भी संख्या में एक घात, किसी भी संख्या में एक घात छिपा रहता है, एक घात छिपा रहता है। जैसे कोई भी संख्या मान लीजिए 8 है, इस पर हम घात 1 दे भी देंगे और नहीं भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि घात 1 प्रत्येक संख्या पर छिपा रहता है। जैसे आप 8 को आप 8 पावर 1 भी लिख सकते हैं, 9 को आप 9 पावर 1 भी लिख सकते हैं। यानी कि किसी भी संख्या पर घात 1, घात को बोलते हैं पावर 1 छिपा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए ये संख्या 256, आप इसको लिख सकते हैं 256 पावर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक पावर छिपा हुआ रहता है। यहां तक स्पष्ट है। अब तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, एक से गुना भी छिपा हुआ रहता है। चौथा पॉइंट होगा, चौथा पॉइंट, किसी संख्या में एक से गुना छिपा रहता है, एक से गुना छिपा रहता है। यानी किसी संख्या में एक से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात को समझिए, मान लीजिए 8 है, इसको हम गुना कर देंगे 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 है, 9 को गुना कर देंगे 1 से, 9 ही प्राप्त होगा। y है, गुना कर देंगे 1 से, क्या मिलेगा? y कोई संख्या है। इसी तरीका से कोई भी संख्या को हम गुना करेंगे 1 से तो वो संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे लगभग। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको हम 5वां पॉइंट समझाएंगे। चलिए अब हम 5वां पॉइंट बताएंगे आपको। मान लीजिए वो संख्या 8 ही है, तो इसमें यदि हम 1 से भाग कर देंगे, 1 से भाग कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि किसी भी संख्या में 1 से भाग भी छिपा हुआ रहता है। इसलिए हम बताए थे अपवर्तक में कि सभी संख्याओं का एक अपवर्तक 1 होता है, क्योंकि 1 से भाग देने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, खुद वो संख्या आ जाता है। और 1 से भाग हम कभी भी कहीं भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब यह है कि 1 से भाग करेंगे तो खुद वो संख्या आएगा, और 1 से भाग उस संख्या में छिपा हुआ भी रहता है। तो इसको हम इस तरीका से लिखेंगे, किसी भी संख्या में 1 से भाग करने पर कोई अंतर या फर्क नहीं होता है, नहीं पड़ता है। जैसे हम बता रहे थे अभी, 8 कोई संख्या है, 1 से हम भाग दे दिए तो इसका मान कितना? 8 ही आएगा। कैसे आएगा वो देखिए। 8 है जिससे हम भाग देते हैं, इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा।
जिससे हम भाग देते हैं, और जिसमें भाग देते हैं, तो जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, और जिसमें हम भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। तो इसको लिखने का एक और तरीका है, 8 भाग दे रहे हैं 1 से, तो बटे में 1 दे देंगे, बटे में 1 दे देंगे। इसका अर्थ भी यही हुआ कि 8 में 1 से भाग देना है। ठीक है, तो 1 से हम 8 में भाग देंगे तो 8 ही प्राप्त होगा हमको। इसी तरीका से मान लीजिए कि 268 में हम भाग करेंगे 1 से, तो इसका अर्थ भी 268 ही होगा। कैसे, वो समझिए। जिससे भाग देते हैं, भाग को हम बट्टे में लिख सकते हैं, तो बट्टे 1 मतलब 268 हुआ। क्लियर है? या इसको आप ऐसे भी समझिए, एक तरीका और है, जैसे 8 भागा 1 है, 8 भाग 1 है। तो एक चीज हम आगे बताएंगे इस चीज को, जैसे यहां पर नहीं कुछ तो बट्टा 1 कर सकते हैं, यानी 1 से भाग हम कहीं भी कर सकते हैं। 8 है, भाग को जब हम गुना करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो 1/1 है तो पलटे 1/1 ना हो जाएगा। तो फिर 8 गुना 8 बटे 1 यानी कि फिर 8 ही आएगा। यानी कि स्पष्ट समझ लीजिए कि किसी भी संख्या में 1 से भाग करने पर कोई अंतर या फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि 1 से भाग भी हर संख्या में छिपा हुआ रहता है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको पांचों एक साथ बताएंगे। चलिए, अब हम किसी भी संख्या पर, मान लीजिए 8 ही हम लेके चल रहे हैं बार बार, तो हम 8 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो पहला चीज क्या छिपा हुआ है, इसमें प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। दूसरा चीज क्या छिपा हुआ है, हम जो पांचों बिंदु लिखा है बस उसी को दिखा रहे हैं। पहला बिंदु लिखा है कि कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस छिपा हुआ है। दूसरा हम बताए थे कि उस संख्या के इकाई स्थान के दाहिने साइड दशमलव छिपा हुआ है 2। तीसरा बिंदु बताए थे इस पर एक पावर छिपा हुआ है। चौथा हम बताए थे कि 1 से भाग छिपा हो, सॉरी चौथा हम बताए थे 1 से गुना छिपा हुआ है, और चौथा बताए थे हम कि 1 से भाग छिपा हुआ है। यानी कि जब हम 8 लिखते हैं तो लगता है सिर्फ 8 ही है, नहीं, इसमें इतना चीज इसमें छिपा हुआ है। प्लस छिपा हुआ है, दशमलव ठीक इकाई के बगल में छिपा हुआ है, तीसरा आपको घात छिपा हुआ है, चौथा आपको गुना छिपा हुआ है, पांचवा आपको भाग छिपा हुआ है। तो किसी संख्या के साथ सबसे पहले चिन्ह को देख लेना है, नहीं है तो प्लस है, और उसके बाद हम बता दिए आपको दूसरा दशमलव, तीसरा हम आपको बता दिए हैं घात यानी पावर। चिन्ह मतलब साइन हो गया, SIGN साइन, घात मतलब पावर हो गया, दशमलव मतलब पॉइंट हो गया, POINT पॉइंट। अब 1 से मल्टीपुल, 1 से ये गुना है मल्टीपुल, और 1 से यहां पर भाग है। इस चीज का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए कि किसी भी सिंपल संख्या के साथ 5 चीज छिपी हुई रहती है। चिन्ह, इकाई के ठीक दाहिने बगल में दशमलव, तीसरा घात 1 छिपा हुआ है, चौथा 1 से गुना छिपा हुआ है, और पांचवा आप समझ लीजिए कि 1 से भाग छिपा हुआ है। इन पांचों चीजों का आप हर हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी कभी जब हम लोग पॉइंट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, घात को 1 बढ़ा देते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, सर कैसे हो गया, तब उसको बताना पड़ता है। इसलिए हम आप लोगों को स्पष्ट रूप से पहले ही बता दिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे बढ़ते हैं। आप 8 के बदले में चाहें तो कोई भी एक संख्या को इंडिकेट करने के लिए आप x ले लीजिए। x मतलब कोई भी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी, तो इसके आगे कौन चिन्ह छिपा हुआ है, प्लस। तो x मतलब कुछ भी रख दीजिए, x के बदले में आप 1 रखिए, 1 के आगे 9 रखिए तो 9 के आगे। तो x मतलब कोई भी संख्या, x क्या नोट करेगा, कोई भी संख्या। अब इसमें प्लस छिपा हुआ है, इसके ठीक दाहिने इकाई के दाहिने दशमलव छिपा हुआ है, एक घात छिपा हुआ है, 1 से गुना छिपा हुआ है, और 1 से भाग भी छिपा हुआ है। इसको ऐसे इंडिकेट कर लीजिए, याद रह जाएगा। 1 2 3 4 5
इन 5 चीजों को ही याद रखना है। बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है, लेकिन आपको गणित के कंसेप्ट को समझने में बहुत मदद करेगा। इन्हीं सब छोटी छोटी बातों का जब ध्यान नहीं रखा जाता है तो बड़ी बड़ी बातें समझ में उस समय नहीं आता है। इसलिए हमने छोटी छोटी बातों को क्लियर करना शुरू किया है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग दो बिंदु पर चर्चा और करेंगे। वो पहला है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। ये क्या होता है, पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे। तो लिखेंगे वह संख्या जो P/Q के रूप में, वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते। ऐसे लिखिए, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक हो तथा Q बराबर नहीं हो शून्य का, परिमेय संख्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। समझिए इस चीज को। वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में, यानी कि P/Q का अर्थ हुआ कि कुछ न कुछ ऊपर और कुछ न कुछ नीचे हम देके लिख सकते हैं, जहां P और Q किसको दिखाएगा, पूर्णांक को दिखाएगा। याद कीजिए, पहला दिन ही हम बताए थे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक पूर्ण हो जो अंक, यानी कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मान वाले प्राकृतिक संख्या हम बताए थे पूर्णांक। इसको आप लोग फिर से देख लीजिएगा। पूर्णांक या पूर्णांक आप लोग समझ लीजिए कि ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक, भले माइनस में 3 हो ठीक है, प्लस में 3 हो ठीक है, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर पूर्णांक होना चाहिए कोई ना कोई, ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, इसके जैसे में लिखेंगे यहां पर, जैसे आप लिख सकते हैं 3/4 है ना, 6/7, 1/2, 3/8, 9/3, 3/1 etc। तो अब एक चीज आपको बताना हम चाहेंगे कि याद रखिएगा कि ऊपर और नीचे कुछ न कुछ पूर्णांक हो। यहां लिखा, स्पष्ट लिखा है कि वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक में से आना चाहिए तथा Q शून्य के बराबर नहीं हो। नीचे वाला शून्य नहीं होना चाहिए, बस इतना को ध्यान रखना है कि ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक होना चाहिए और नीचा वाला खाली शून्य नहीं हो। ऊपर वाला शून्य हो जाए चलेगा, नीचा वाला खाली शून्य नहीं हो, बस इतने को कहा गया है। तो वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। अब जैसे 3/4, 6/7, 1/2, 3/8, 9/3, 3/1, यहां तक तो लगभग कंसेप्ट क्लियर है। एक दो बात आपको हम और बता देते हैं कि नीचे में शून्य क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों यानी कि नीचे में शून्य क्यों नहीं होना चाहिए, वो भी आपको बता देते हैं। पहले आप इस चीज को समझिए कि कहीं लिखा हुआ है 3 या 5, कोई भी संख्या, मान लीजिए 9 या 8। अब आपसे पूछता है कि क्या ये 3, 5, 9, 8 परिमेय संख्या है या नहीं। तो हम ऐसा नहीं कि इसमें हम कंफ्यूज कर जाएंगे, कंफ्यूज नहीं करना है,
क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, यानी 1 से भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हम बोले थे कि जब मन होगा दिखा देंगे, जब मन होगा हटा लेंगे। 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, 9 को हम लिख सकते हैं 9/1, 8 को हम लिख सकते हैं 8/1। तो ये देखिए, ये 3 भी पूर्णांक ही है और 1 भी पूर्णांक ही है। इसका मतलब है कि ये परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। क्योंकि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, 9 को हम 9/1 लिख सकते हैं, 8 को हम 8/1 लिख सकते हैं। मतलब यहां हमको P भी मिल रहा है और Q भी मिल रहा है। जहां P और Q दोनों पूर्णांक में से आए थे, यहां तो पूर्णांक में से हमको आ ही रहा है। और क्या बात है कि Q 0 के बराबर नहीं हो। बस ध्यान रखना है कि नीचे वाला Q नीचे में है तो नीचे वाला सुनना नहीं हो। तो सुनना तो है नहीं, यहाँ पे शून्य क्या है, 1 है। तो इसका मतलब है कि पूरा पूरी P और Q दोनों पूर्णांक है और नीचे वाला शून्य भी नहीं है। तो ये क्या है, 3 परिमेय संख्या है। यहां तक क्लियर है। इस तरीका से इसके नीचे में हम /1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। इस चीज को समझ लीजिए। समझ गए होंगे लगभग मेरे हिसाब से कि P और Q दोनों पूर्णांक हो जाए। तो यहां तो था नहीं, तो /1 देके हम लोग P Q पूर्णांक बनाए, तो 3 भी परिमेय संख्या है। बस ध्यान रखना है कि नीचे वाला शून्य नहीं, बस 2 ही पॉइंट, P और Q दोनों पूर्णांक हो और Q शून्य के बराबर नहीं हो। अब यहां पर एक सवाल ये उठता है कि सर Q शून्य होगा तो क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होता, उस चीज को देखिए, उस चीज को देखिए। जैसे मान लीजिए कि 5/0 हम कर देते हैं या 1/0 कर देते हैं या 6/0 कर देते हैं। /0 से क्या होता है, इस चीज को समझिए। तो हम बताए थे कि जिससे भाग देते हैं वो नीचे रहता है। तो यहां 0 से भाग देंगे हम 5 में, तो कै बार में लगाएंगे, 0 से मान लीजिए हम लगाएंगे, कै बार में लगाएंगे, कितना बार लगाना चाहते हैं। तो मेरी इच्छा है कि हम 1 बार में लगा दें। तो 0 से गुना जब 1 को होगा, 0 गुना जब 1 होता है तो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये 5 बचा का बचा रह जाएगा। फिर आपकी इच्छा होगी सर 1 से नहीं सर हम 9 से लगा देते हैं, तो ठीक है हम 9 से ही लगा देते हैं। तो 0 गुना 9 कितना हो जाएगा, फिर 0 ही हो जाएगा। क्योंकि एक चीज जान लीजिए, हम पिछले क्लास में बताए थे कि 0 गुना 0 रहेगा तो भी 0 ही होगा, 0 गुना कोई भी संख्या है तो भी 0, और कोई भी संख्या में गुना 0 से है तो भी 0। 0 कहीं भी आवे, दोनों आवे, चाहे एगो आगे चाहे पीछे आवे, 0 कर ही देगा। तो इस बार मेरी इच्छा है कि हम 9 से लगा दें। तो 0 गुना 9 0 ही, 0 ही होना है। फिर 0 से लगाएंगे, 5 क्या होगा, बचा हुआ रह जाएगा। फिर आपकी इच्छा है ना सर 5 से लगाएंगे, लगाइए 5 से, 5 गुना 0 फिर 0 फिर 5 बचले रह गया। फिर इच्छा हो रहा है ना सर हम मतलब 7 से 8 से लगाएंगे, लगाइए 8 में 0 0। मतलब प्रत्येक परिस्थिति में क्या होता है कि ये 5 जो है ये बचा हुआ ही रह जाता है। बात समझ रहे हैं ना, ये 5 बचा हुआ ही रह जाता है। उसी तरीका से यहां देखिए, 0 से भाग देंगे 1 में, क्या मरतबा लगाइएगा, मान लीजिए 1 मरतबा, तो 1 गुना 0 0 1 बचले रहेगा। 8 मरतबा 8 गुना 0 0 बचले रहेगा। यानी ये प्रत्येक परिस्थिति में किसी भी संख्या से आप भाग लगाएंगे तो ये 1 जो है बचा हुआ ही रहेगा। जैसे यहाँ पर 5 बचा हुआ ही रह गया, उसी तरह 1 यहाँ पर बचा हुआ ही रह गया। अब यहाँ देखते हैं, 0 से भाग देंगे 6 मरतबे, 6 में 5 मरतबे लगाएंगे, 5 गुना 0 0 6 बचले रहेगा। 8 मरतबे 8 0 0 6 बचले रहेगा। 9 मरतबे कितनों भर जिंदगी लगाते रहिएगा तो ये 6 जो है ये हर हमेशा घट के बच ही जाएगा। तो ऐसे संख्याओं को बोलते हैं इन्फिनिटिव, ऐसे डंबल 0/6, 6/0, 6/0 डंबल, यानी इसको बोलते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित बोलते हैं, या इसको
अनंत बोलते हैं, अंग्रेजी में इन्फिनिटिव बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो अब आप लोग थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, तो एक बार हम फिर से रिव्यू कर देते हैं यहां तक का। परिमेय संख्या रेशनल नंबर वह संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक मान वाले प्राकृतिक संख्या शामिल करने से पूर्णांक बनता है। इसका वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं, आप देख लीजिएगा। तो p और q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन नीचे वाला q, नीचे वाला शून्य नहीं होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। जैसे 3/4, 6/7, 1/2, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। ठीक है, यहाँ तक चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगला बात पूछे थे कि 3 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो p बटे q में आ गया, और p बटे q दोनों पूर्णांक में तो आ गया, और साथ ही साथ यहाँ शून्य भी नीचे में नहीं है। तो हाँ, 3 भी परिमेय संख्या है, 5 भी परिमेय संख्या है, 9 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि बट्टा एक हम देखे परिमेय संख्या बना लेते हैं। यहां तक क्लियर था। अब हम ये चीज समझा रहे थे कि नीचे में शून्य क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे में शून्य रहता है, जब भाग करते हैं तो वो संख्या जिंदगी भर बदले रह जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। इसको बोलते हैं अनंत या अपरिभाषित, इन्फिनिटिव। इसी तरीका से हमने दिखाया, 3-3 करके दिखाया क्या होता है जिस संख्या में शून्य से भाग करते हैं। जैसे यहाँ 5 में किए तो 5 बचा हुआ रह गया, 1 में किए तो 1 बचा हुआ रह गया, 6 में किए तो 6 बचा हुआ रह गया। तो ये क्या है, इसका चिन्ह होता है ये अनंत का, अपरिभाषित है ये परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। अब एक पॉइंट और हम आपको समझाना चाहेंगे कि ये कह रहा है कि नीचे में शून्य नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं बोला ऊपर में शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि क्यों शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, एक ही नीचे वाला सिर्फ शून्य नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ऊपर में यदि शून्य है तो वो परिमेय संख्या हो सकता है। कैसे, वो यहां देखिए, यहां देखेंगे आप लोग। 9th या 10th में पहला सवाल, बिहार सरकार की जो किताब है 9th या 10th, उसमें पहला सवाल ही यही है, शायद 9th में है कि क्या, शायद नहीं कंफर्म नहीं, हमको लगता है 9th में है। पहला चैप्टर का पहला सवाल ही यही है कि क्या शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं है। आप देख लीजिएगा 9th के किताब, शायद 9th ही है, हाँ 9th कंफर्म 9th है, क्योंकि 10th में आपको SCF शुरू से होता है। तो 9th का जो बिहार सरकारी किताब है उसमें पहला सवाल ही यही है कि क्या शून्य परिमेय संख्या है या नहीं। तो शून्य को हम क्या लिख सकते हैं, शून्य को हम लिख सकते हैं 0/1, 1 से भाग छिपा रहता है कहीं भी, तो बट्टा 1 देके हम लिख सकते हैं शून्य को। तो अब ये बन गया p, ये बन गया q, और q यहाँ शून्य भी नहीं है। इस तरीका से शून्य भी एक परिमेय संख्या है, शून्य भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा कहता है कि p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए और q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो q मतलब नीचे वाला, तो शून्य को हम लिख सकते हैं 0/1, ये p बन गया, ये q बन गया, नीचे में शून्य है नहीं, तो इसका मतलब परिभाषा का एकदम लाइन बाय लाइन पालन कर रहा है, इसीलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो चीज हम वहां बता रहे थे उसी चीज को हम यहां बता देते हैं। 0/1 रहे तब क्या होगा, 0/5 रहे तब क्या होगा, 0 कोई भी संख्या रहेगा तो क्या होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1 से हम भाग देंगे शून्य में, यहां उल्टा था, शून्य से भाग दे रहे थे 1 में तब अनंत आया, इसका ठीक उल्टा हम लोग यहां कर रहे हैं, शून्य में भाग दे रहे हैं 1 से। तो 1 से हम कितने मरतबे लगाएंगे, तो 0 बार में लगा देंगे, 0 0 खत्म। इसका मतलब ये क्या आ गया आंसर, 0। बात समझ रहे हैं। यहां 5 में 5 से भाग लगाएंगे 0 में, तो क्या बार में लगाएंगे, 0 बार में लगाएंगे, 5 गुना 0 0 हो जाएगा, खत्म। इसका मान कितना आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। तो हमको जो समझाना था वो ये समझाना था कि शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं, यानी ये p/q के रूप में आ गया है,
और Q यानी कि नीचे वाला भी शून्य नहीं है, इसका मतलब है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। 3 भी एक परिमेय संख्या है, 3/4 भी एक परिमेय संख्या है, 6/7 भी एक परिमेय संख्या है। तो इस परिभाषा का जो भी फॉलो करेगा वो सारा परिमेय संख्या है, जो नहीं करेगा नहीं है। स्पष्ट है। अब एक चीज यहां छक के बाहर आई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 0 में 1 से भाग दिए, क्या आया 0। यहां पर 1 में भाग दिए 0 से, 1 में भाग क्या आया अनंत आया, अपरिभाषित आया, अनडिफाइंड बोलते हैं इसको, इनफिनिटिव बोलते हैं या अनडिफाइंड बोलते हैं, अनडिफाइंड। हमको लगता है कि इसको आप लोग नोटबुक पे ढंग से अच्छे से पहले इसको नोट करेंगे, फिर इसको नोट करेंगे, फिर इसको बगल नोट कर लीजिएगा, फिर इसको नीचे में नोट कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखने में अच्छा रहेगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे पहले। वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या में क्या था, लिख सकते हैं, इसमें क्या हो जाएगा नहीं लिख सकते हैं। वह संख्या जिससे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, P और Q दोनों पूर्णांक है, P और Q दोनों पूर्णांक है तथा Q शून्य के बराबर नहीं हो। अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक है तथा Q शून्य के बराबर नहीं हो, अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √2, √3, √5, पाई इत्यादि। यहां तक क्लियर है। अब इसके बारे में हम इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे, जिस समय हम पढ़ाएंगे दशमलव प्रसार, परिमेय और अपरिमेय का जिस समय हम दशमलव प्रसार बताएंगे, उस समय ये और स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे उसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं और कैसे इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं। तो फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम दशमलव प्रसार के बारे में बताएंगे, वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जैसे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है ना, वो शांत होता है, और जब अशांत होता है तो आवृत्ति होता है, और जब अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, एक मिनट, तो हम जब दशमलव प्रसार बताएंगे तो उस समय हम बताएंगे आपको कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है, अभी हम बताएंगे शॉर्ट में, ताकि लंबा वीडियो ना बन जाए, आप लोगों को फिर दिक्कत हो। आप लोग पूरा पेशेंस से पूरा वीडियो देखा कीजिए, और एक बार नहीं 2 बार देखा कीजिए। परिमेय संख्या दशमलव प्रसार जो होगा, या तो शांत होगा, या तो जब अशांत होगा तो आवृत्ति होगी। क्या होगी, आवृत्ति होगी। लेकिन अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जिस समय होगा, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जब होगा, तो वो होगा आपको अशांत तो होगा ही होगा, अशांत तो होगा ही होगा, लेकिन आवृत्ति नहीं होगा, अनावृत्ति होगा। ये आपको हम बताएंगे आगे। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, ताकि आप लोगों को टफ ना लगे। और एक छोटा सा लास्ट में समझ लीजिए, छोटी सी बात पाई के बारे में। पाई, अभी हम उदाहरण दिए हैं
पाई, इसको पाई बोलते हैं, पाई, PIE, पाई। पाई है क्या? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन पाई का मान जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका मान होता है 22/7। तो ये P/Q के रूप में आ गया, ये P बन गया, ये Q बन गया, दोनों पूर्णांक है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या बन जाता है? परिमेय संख्या। अब देखिए कितना कंट्राडिक्शन है कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान हम लोग 22/7 यूज करते हैं, जो P/Q के रूप में है, ये परिमेय संख्या है। तो इस चीज को हम स्पष्ट करेंगे आगे। पाई के बारे में पूछे तो आप अपरिमेय संख्या बताएंगे, और 22/7 आपको पूछे तो आप परिमेय संख्या बताएंगे। ठीक है ना? इस चीज को हम क्लियर करेंगे कि दोनों में एकदम एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होता है, लगभग लगभग वैल्यू होता है, वो आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन आपसे जब पाई पूछे पाई क्या है, तो परिमेय संख्या है। पाई का मान क्या होता है? 22/7, वो क्या है? तो परिमेय संख्या है। इस चीज को हम आगे बताएंगे, क्लियर करेंगे कि दोनों में एकदम लगभग मान है। ये किस तरीका से है वो आपको हम बताएंगे। आप लोग पेशेंस के साथ वीडियो को देखिए। एक बार में समझ नहीं आता है, दोबारा देखिए, लेकिन देखिए, सीखना होगा तो देखना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।